सभी को गुड इवनिंग। हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास की एक और कड़ी में मैं आपका अपना दोस्त निशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इतिहास की एक नई कड़ी का अध्ययन करेंगे। किसके रूप में? पाल वंश के रूप में। किसके रूप में? पाल वंश के रूप में, बंगाल का पाल वंश। तो चूँकि हिस्ट्री का हमारा जो प्राचीन भारत है वो एकदम अंतिम छोर पर है और इतिहास जो प्राचीन भारत है वो लगभग समाप्त होने वाला है। उसके बाद हम मिडिवल पे पढ़ेंगे, उसके बाद हम आधुनिक भारत पे पढ़ेंगे। तो हम बात करें आज पाल वंश की। तो जो पाल वंश कहाँ पर है स्थापित होता है? पाल वंश स्थापित होता है कहाँ पर? बंगाल में। तो अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें कि इसका जो आपको सिर्फ यहाँ सुनना है, मैं आपको ये पहली बात बता दूं कि क्योंकि यहाँ आपको कुछ क्या है, सुनना है और लिखने का काम यहाँ कुछ है नहीं। आपको जो कुछ है मेरी बातों को गौर तरीके से सुनना है और सुनते ही क्या है, आपको जो भी चीज़ है पाल वंश के बारे में वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पाल वंश, सेन वंश और गुज्जर प्रतिहार जो वंश है वो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। बस आपको सुनना है और इसके साथ साथ क्या है, इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे तो आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। बट क्या है, इसमें आपको सिर्फ सुनना है और बाकी कुछ करना नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैं जो हिस्ट्री का एक छोटा सा परिचय है उसको हम कहें कि ताकि क्या सब उसको जाने, एक प्रकार से मेरा प्रयास है तो उसी में है। तो अगर हम बात करें कि इसकी पाल वंश की, तो पाल वंश में अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में जो पाल वंश है, तो सबसे पहले हम बात करें कि इसके पहले किसका शासन था किसमें? बंगाल में। तो इसके पहले किसका शासन था बंगाल में? इसके पहले किसका शासन था? शशांक। जो गौड़ वंश है उसका शासन था, उसका शासन था किस पे? बंगाल में, जो कि शशांक गौड़ था। और तो अब क्या होता है, जो शशांक की जो मृत्यु है वो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और जो असम के राजा हैं भास्कर वर्मा, वो दोनों मिलके क्या है, शशांक की हत्या कर देते हैं। किसकी? शशांक की हत्या कर देते हैं, जो कि क्या है, बंगाल का राजा था। और अब क्या होता है, जब शशांक की मृत्यु हो जाती है तो बंगाल में क्या है, जो असामाजिक व्यवस्था फैल जाती है। क्योंकि एक राजा के ना होने से क्या है, फिर जो उसकी प्रजा है उसमें क्या है, एक असामाजिकता फैल जाती है उसके राज्य में। तो ऐसे ही हुआ ठीक जब हर्षवर्धन ने और भास्कर वर्मा ने शशांक की हत्या कर दी। तो बंगाल में जो हमारा गौड़ शासन था, जो शशांक था, उसके जाने के बाद बंगाल में क्या है, फिर असामाजिकता फैली और सामंतों में क्या है, बंगाल बट गया। फिर क्या है, सामंतों में क्या है, बंगाल बट गया। फिर इन्हीं सामंतों में से क्या होता है कि जनता द्वारा क्या है, जो हमारा गोपाल है, इसको हम कहते हैं गोपाल। तो गोपाल को क्या है, फिर बनाया जाता है वहाँ का राजा। ये मतलब इतिहास का पहला राजा था जिसको क्या है, जनता द्वारा मनोनीत करके राजा बनाया गया था। किसको? गोपाल को। गोपाल एक ऐसा राजा था जिसको कि जनता के द्वारा मनोनीत करके और जनता ने क्या है, राजा के रूप में चुना था। तो फिर जो हमारा बंगाल का जो नया शासन है, और अब कौन हो जाएगा? गोपाल, है ना। तो अब ये हमारा बंगाल का जो हमारा पाल वंश है उसकी स्थापना करता है कौन? गोपाल। गोपाल क्या है, जो हमारा जो पाल वंश है उसकी स्थापना कर देता है कौन? गोपाल। अगर हम बात करें कि फिर कुछ जो इतिहासकार हैं, इसको क्या है, कुछ इतिहासकारों ने इसको क्षत्रिय नहीं माना है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि भाई ये क्षत्रिय नहीं है। तो इतिहासकार सब क्या है, अपने अलग अलग अनुसार इतिहास को देखते हैं और समझते हैं। फिर उनकी जो समझ निकल के आती है फिर वो क्या है, आप सबके बीच रखते हैं। और इस समझ को मानना ना मानना ये फिर अलग बात है। तो कुछ इतिहासकारों ने क्या है, जो गोपाल है उनको क्या है, क्षत्रिय नहीं माना है। अगर हम गोपाल जो गोपाल है, जो पाल वंश की स्थापना की थी, उसकी शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1750 से लेके 750 से लेके
750 से लेके 750 ईस्वी से लेके अगर हम बात करें 850 ईस्वी तक इसका शासनकाल लगभग माना जाता है। तो लगभग जब हम कह देते हैं तो क्या है, हमें जब लगभग हम तब कहते हैं जब हमें क्या है डेट की अनिश्चितता हो, एक अनसर्टेनिटी हो कि भाई लगभग मानते हैं। तो करीबन करीब इसी कालक्रम में इसका पूरा का पूरा राज रहा, किसका, हमारा गोपाल का। तो अगर हम बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था गोपाल का, तो गोपाल का जन्म कहाँ हुआ था कि जो एक भगोरा जिला है, क्या है, एक भगोरा जिला है जो कहाँ पर है, जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसमें तब हुआ था। और आज के समय में वो बांग्लादेश में है। कौन, भगोरा जो जिला है वो आज जो आधुनिक भारत है उसमें वो बांग्लादेश में चला गया है। पहले ये भारत में ही हुआ करता था, तो वहाँ पर क्या है गोपाल का जन्म हुआ। अगर हम बात करें फिर इसके संबंध में हमें किस हमारा जो प्राचीन स्रोत है उससे जानकारी मिलती है। तो सबसे अगर हम पहले बात करें अभिलेख की, तो अभिलेख में अगर हम बात करें जो खलीमपुर जो हमारा अभिलेख है, जो ये भी क्या है हमारा जो जो बंगाल का गांव है वहीं से ही क्या है एक अभिलेख है, उससे हमें इसके संबंध में हमें जानकारी मिलती है। और अगर हम बात करें कि और जो देवपाल का जो मुंगेर अभिलेख है उससे भी इस संबंध में जानकारी मिलती है। महीपाल का जो मुजफ्फरपुर का अभिलेख है उससे भी हमें जानकारी मिलती है इसके बारे में। और इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद इसका पुत्र किस पे बैठता है, गद्दी पे बैठता है। किसकी गद्दी पर बैठता है, बंगाल की गद्दी पे बैठता है। जो बंगाल का जो नया अब एक नया शासन कौन बन जाता है, इसका पुत्र। तो इसका पुत्र का नाम क्या है, इसका पुत्र कौन है, इसका पुत्र कौन रहेगा भाई, इसका गोपाल का पुत्र कौन है, गोपाल का पुत्र कौन है, देवपाल। कौन है, देवपाल। तो जो अब देवपाल गोपाल का पुत्र है, और पर इसको ही क्या है जो पाल वंश है उसका वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है कि इसने ही क्या है पाल वंशों का स्वतंत्र रूप से इस वंश पे शासन किया और इस स्वतंत्र रूप से राज्य किया। किसने, देवपाल ने। तो अगर हम इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो गोपाल के बाद धर्मपाल शासक हुआ, हम देख पा रहे हैं जो धर्मपाल है, धर्मपाल जो किसका लड़का है, गोपाल का लड़का है। इसने प्रसिद्ध विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है, जो कहाँ पर है, भागलपुर में। जो गोपाल के बाद जो नया शासक था वो कौन, धर्मपाल ने क्या है इसको क्या है वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, किसका, जो हमारा पाल वंश है। और उसके बाद क्या है इसने क्या है एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि क्या है भागलपुर बिहार में है। विक्रमशील विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा की विशेष रूप से पढ़ाई होती थी। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा गोपाल पाल वंश का राजा था तो उसका जो धर्म क्या था, तो वो क्या है उसका जो मतलब प्रारंभिक धर्म या फिर जो अंततः धर्म है वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। कौन, हमारा गोपाल, जो पाल वंश की जिसने स्थापना की थी। तो यहीं पर भी क्या है उसका जो पुत्र आया, तो उसके पुत्र ने ही क्या किया कि भाई जो हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया भागलपुर में, जो कि बिहार में है। और वहीं में क्या है जो बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा की विशेष रूप से वहां पर पढ़ाई होती थी। इस विद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान दीपशंकर श्री ज्ञान थे। वहां पर पढ़ाते कौन थे, दीपशंकर श्री ज्ञान थे। वहां पर दीपशंकर जी वहां पर अध्ययन कराते थे उसी विश्वविद्यालय में, जिन्हें तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय दिया गया है। तो भाई तिब्बत में अगर हम बात करें जो तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया है, तो हम देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तिब्बत में कौन करता है, तो जो दीपशंकर है उनको ही क्या है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है। अगर हम बात करें धर्मपाल राजपूत वंश के राजा ध्रुव से पराजित हुआ था। इसके बाद जब उसका जो पुत्र था धर्मपाल, वो राजपूत के राजा क्या था, ध्रुव। तो ध्रुव से पराजित हुआ था कौन, धर्मपाल से पराजित हुआ था। परंतु ध्रुव के वापस लौटने पर धर्मपाल ने कनौज पर पुनः अधिकार कर लिया था। जब एक बार ध्रुव जब वापस मतलब लौट गया था तो फिर क्या है धर्मपाल ने पुनः कन्नौज पर क्या है शासन कर लिया था। प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट ने मुंगेर के पास धर्मपाल को पराजित किया था। तो जो प्रतिहार वंश के जो राजा हैं उसने भी क्या है धर्मपाल को
मुंगेर में क्या है पराजित किया था। तो जो हमारा धर्मपाल है उस वो क्या है 2 युद्धों में एक प्रकार से पराजित हुआ था। अगर हम बात करें पहला, तो पहला किससे, पहला हम बात करें राजपूत के ध्रुव से, और दूसरा अगर हम बात करें गुज्जर प्रतिहार जो हमारा नागभट्ट है मुंगेर से, उससे जो प्रतिहार वंश है उसके राजा नागभट्ट से वहां पर वो पराजित हुआ था। और उसके अगर हम आगे की बात करें कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने उसके खर्च के लिए 200 रुपए गांव का अनुदान दिया। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको खर्च के लिए उन्होंने से 200 गांव का अनुदान दिया। इसको क्या है खर्चा मतलब इसका संचालन करने के लिए, किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को। आगे बात करते हैं, धर्मपाल ने राजपूतों का प्रतिहार का मुकाबला किया, इसी को हम कहते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये कभी त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करेंगे एक सेपरेट अलग से एक वीडियो में। तो इसने क्या किया, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में उसमें क्या है राजपूतों का और प्रतिहारों का डटकर मुकाबला किया। जो गुजराती कवि हैं सोडल, उन्होंने इसे उत्तरापथ की स्वामी कहा है। जो एक गुजरात के जो हमारे गुजरात के जो एक कवि हैं सोडल, उन्होंने क्या है इसको उत्तरापथ स्वामी कहा है। धर्मपाल ने विक्रमशिला व सोमपुरी के बिहारों की स्थापना की। तो जो गोपाल का पुत्र था उसने क्या किया था, विक्रमशिला और सोमपुरी में बिहारों की स्थापना की थी। उसके बाद करें धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठता है। पहला कौन है, पहला गोपाल है, फिर धर्मपाल है, फिर अब देवपाल है ना। तो अब क्या है देवपाल क्या है गद्दी पर बैठता है। इसने गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा मेहर भोज को पराजित किया था। किसने, देवपाल ने। तो देवपाल ने क्या किया था, जो गुज्जर प्रतिहार वंश के मेहर भोज है उसको पराजित किया था। उसके बाद अगर हम बात करें अरब यात्री जो सुलेमान है उसने क्या है इसे पाल वंश का महान शासक बताया है। जो अरब यात्री हैं कौन, सुलेमान, तो उसने जो धर्मपाल को एक जो पाल वंश का महान शासक बताया है। और जो धर्मपाल ने ही क्या है जो देवपाल ने ही क्या है अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, अपनी राजधानी मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। और जो सुलेमान है जो अरब का यात्री है उसने ही देवपाल को एक महान शासक के रूप में देखा था और ऐसा बताया था कि ये क्या पाल वंश का सबसे महान शासक है। और हम बात करें इसने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित की थी। और अगर हम बात करें आगे तो पाल वंश के शासक देवपाल से सैलन वंश की राजा ने नालंदा विद्यालय में एक बौद्ध मठ की स्थापना की अनुमति मांगी थी। और देवपाल ने इस मठ की सहायता के लिए 5 गांवों का अनुदान दिया था। तो क्या है जो पाल वंश के शासक देवपाल से सैलन वंश के राजा, जो सैलन वंश के राजा थे ना, उन्होंने क्या किया था पाल वंश से बौद्ध धर्म के मठ की स्थापना की अनुमति मांगी थी, जो कि क्या है देवपाल ने दे भी दी थी, है ना। तो सैल वंश के राजा ने पाल वंश के राजा से नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना के लिए अनुमति मांगी थी, जो कि क्या है इस क्या है और जो देवपाल ने इसकी अनुमति दे दी थी। और उसमें क्या है 5 गांवों का अनुदान दिया था। किसने, पाल वंश ने। और किसने दिया था, देवपाल ने। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। जो महिपाल है और महिपाल प्रथम को ही पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। पहला संस्थापक कौन था, गोपाल, और वास्तविक संस्थापक था धर्मपाल। और द्वितीय संस्थापक कौन था, महिपाल प्रथम को क्या है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। रामपाल, इसके 5 करवत जाति का विरोध हुआ है। सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रुहमा कहा है। क्या है पाल, जो सुलेमान है एक अरबी यात्री है, उसने क्या है कि जो हमारा जो सुलेमान ने क्या है पाल साम्राज्य को रुहमा कहा है। क्या है रुमा कहा है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है आते हैं, पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो उनको क्या है विशेषता से हमें देखना है कि कैसे क्या होता है। और हम बात करें पाल वंश के शासक राजपूतों में एकमात्र थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। तो पाल वंश के शासक राजपूतों में एकमात्र थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। तो पाल वंश ने क्या है बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था, संरक्षण प्रदान किया था। ये तो सभी को पता ही होगी। गोपाल का जो प्रारंभिक जो पाल वंश का राजा था गोपाल, उसने क्या है बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था और उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो स्वाभाविक बात है बौद्ध धर्म का संरक्षण करेगा ही। उसके बाद हम बात करें यहाँ तक पाल वंश हमने देखा, पाल वंश में कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आगे की बात करते हैं किसकी, सैन वंश की। किसकी,
सेन वंश की, बंगाल के सेन वंश। तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन द्वारा की गई। किसके द्वारा? सामंत सेन के द्वारा बंगाल पर क्या है, सेन वंश की स्थापना की गई। और राजधानी कहाँ थी? रण। राजधानी कहाँ थी? रण राजधानी थी उसकी। सामंत सेन के बाद विजय सेन गद्दी पर बैठा। किसके? सामंत सेन के बाद जो विजय सेन है वो गद्दी पर बैठा। इसके बाद भल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठा। इसके बाद कौन? भल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठा। इसके बाद हम बात करें, भल्लाल सेन ने घोड़ेश्वर व निशंक शंकर की उपाधि धारण की, दान सागर व अद्भुत सागर पुस्तक लिखी। तो उपाधि कौन सी ली भैया? निशंक शंकर की उपाधि धारण की, घोड़ेश्वर और दान सागर व अद्भुत सागर पुस्तकें लिखी। किसने? भल्लाल सेन ने। आगे बात करें, लक्ष्मण सेन इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन? लक्ष्मण सेन इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। किस वंश का? सेन वंश का। इसने गढ़ेवाल वंश के राजा जयचंद्र को पराजित किया था। इसने जो गढ़ेवाल वंश था उसके राजा जयचंद्र को उसने पराजित किया था। कब? 1202 में। जो क्या है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनऊ पर आक्रमण किया था। तो जो हमारा अगर हम बात करें कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनऊ पर आक्रमण किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनऊ पर आक्रमण किया था। लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी के आक्रमण से डरकर यह अपनी राजधानी नादिया से लखनऊ ले गया था। पहले अपनी राजधानी कहाँ से? नादिया से कहाँ पर ले गया था? लखनऊ ले गया था। कौन? लक्ष्मण सेन। किससे? बख्तियार खिलजी से डरकर अपनी राजधानी कहाँ पर ले गया था? नादिया उसकी पहले राजधानी हुआ करती थी, और फिर उससे डरकर फिर कहाँ पर राजधानी ले गया? लखनऊ पर अपनी राजधानी ले गया। कौन? लक्ष्मण सेन। यह बंगाल का अंतिम शासक था। कौन? लक्ष्मण सेन। यह बंगाल का अंतिम शासक था। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। तो लक्ष्मण सेन है उसके दरबार में गीत गोविंद के जो लेखक थे वो कौन थे? जयदेव थे। कौन थे? जयदेव थे। अगर हम बात करें फिर शाही वंश, सेन वंश के बाद कौन? शाही वंश की बात करें तो संस्थापक कौन है? ब्राह्मण मंत्री कलहर द्वारा उत्तर पश्चिम में भारत का महत्वपूर्ण पहला हिंदू राज्य जो मुसलमान आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ था। तो सबसे पहले इसी पर जो मुसलमान आक्रमण हुए थे वो यही वंश था। कौन सा? शाही वंश उत्तर पश्चिमी भारत में एक महत्वपूर्ण पहला हिंदू राज्य। कौन सा? पहला हिंदू राज्य जो मुसलमान पर प्रथम शिकार हुआ था। मतलब इसी पर ही सबसे पहले जो मुसलमान जो आक्रमणकारी हुए थे सबसे पहले इसी वंश पर आक्रमण हुआ था, शाही वंश पर। तो अगर हम बात करें जयपाल, गजनबी से परास्त होने के बाद इसने आत्महत्या कर ली। किसने? उसके बाद हम बात करें आनंदपाल, तो राजाओं का संघ बनाकर गजनबी से युद्ध किया परंतु पराजित हुआ। तो अगर हम बात करें दो कौन सा था? तो जयपाल जो गजनबी से परास्त होने के बाद इसने आत्महत्या कर ली, और आनंदपाल राजाओं का संघ बनाकर गजनबी से युद्ध किया परंतु पराजित हुआ। इसके बाद अगर हम फिर बात करें किस वंश की? इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? तो इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? गुज्जर प्रतिहार वंश की। किसकी? गुज्जर प्रतिहार वंश की। तो गुज्जर प्रतिहार वंश की अगर हम बात करते हैं तो अग्निकुल के राजपूतों से सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किसके? अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भाई हमने बताया था कि मतलब जो राजपूतों की उत्पत्ति है, तमाम प्रकार के जो लेखक हैं वो अलग अलग बताते हैं। कुछ ने कहा कि भाई अग्निकुंड से हुए, कुछ ने कहा कि भाई कुषाण से, किसी ने कहा कि भाई विदेश जाति से, तो सबके अलग अलग मत थे। तो इसी अगर हम बात करें जो गुज्जर प्रतिहारों की, तो जो अग्निकुल के राजपूत हैं उसमें सर्वाधिक सबसे प्रसिद्ध यही है। कौन? गुज्जर प्रतिहार। तो ये अपने आप को क्या मानते हैं कि लक्ष्मण का वंशज मानते हैं अपने आप को। कौन? गुज्जर प्रतिहार अपने आप को क्या मानते हैं? लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। कौन? गुज्जर प्रतिहार। पुलकेशिन द्वितीय के होल लेख में गुज्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम है। किसका? जो पुलकेशिन का जो पुलकेशिन द्वितीय उनका एक अभिलेख है। कौन सा? एहोल। उस अभिलेख में क्या है? गुज्जर प्रतिहार जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है।
इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। किसने? गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने की थी। इसके बाद नागभट्ट गद्दी पर बैठा। किसके बाद? हरिश्चंद्र के बाद नागभट्ट गद्दी पर बैठा। इससे प्रतिहार वंश का प्रथम स्वतंत्र, इससे जो नागभट्ट है इसको ही क्या है, जो गुज्जर प्रतिहार वंश का एक स्वतंत्र शासक माना या हुआ। नागभट्ट प्रथम का अगर हम शासक देखें तो 730 से लेकर 756 ईसा के समथिंग इसका शासन माना जाता है। ने अरबों से क्या है, इसने लोखा लिया था, इन्हें सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो किसने? नागभट्ट ने, जो 730 से लेकर 750 में अरबों से जब आक्रमण हुआ, अरबों से जब क्या है इन्होंने लड़ाई की थी और उनको क्या है सिंध से ही क्या है आगे नहीं बढ़ने दिया था। इसने पश्चिम में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। ग्वालियर प्रशिष्ट में इससे मिलेच्छों का नामक बताया जाता है। क्या है? मिलेच्छों का क्या है एक नामक बताया गया है। बस वत्सराज ने क्या है त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत की थी। किसने? वत्सराज ने। किसने? वत्सराज ने। तो जो वत्सराज ने क्या है त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत की थी। इसने पाल वंश के राजा धर्मपाल को पराजित किया था। किसने? जो हमारा प्रतिहार है, प्रतिहार ने क्या है हमारा जो त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत की थी। किसने? वत्सराज। इसी ने क्या है त्रिपक्षीय युद्ध की जो वत्सराज है उसी ने क्या है त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत की थी। और इसी ने ही क्या है जो हमारे बंगाल का राजा कौन था, धर्मपाल है, उसको ही क्या है हराया था। ठीक। नागभट्ट ने धर्मपाल को पराजित किया। राजपूत वंश के राजा गोविंद सिंह से पराजित हुआ। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो नागभट्ट ने किसको पराजित किया? धर्मपाल को पराजित किया। ठीक। राजपूत वंश के राजा गोविंद से पराजित हुआ। लेकिन अब क्या होता है कि जब गुज्जर जो क्या है नागभट्ट किसको हरा देता है? नागभट्ट किसको हरा देता है? यहाँ पर धर्मपाल को हरा देता है। ठीक। उसके बाद क्या होता है? राजपूत का राजा कौन है? राजपूत का जो राजा है, राजपूत का जो गोविंद है उससे ये पराजित हो जाता है। इसी को त्रिपक्षी कहते हैं। अपन एक दिन समझेंगे एक वीडियो में उसको क्या है आपको डिटेल समझ में आएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष था वो क्या था। तो इसको वो गोविंद से हार जाता है। ठीक। इसकी अगर हम बात करें, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है कौन? नागभट्ट। मिहिर भोज इस वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक था। कौन भैया? मिहिर भोज। तो मिहिर भोज किस वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक था? गुज्जर प्रतिहार वंश। किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक था कौन? जो हमारा मिहिर भोज। ठीक है ना। मिहिर भोज ने आदि बराह की उपाधि धारण की। किसने? मिहिर भोज ने आदि बराह की उपाधि जो है वो क्या है धारण की। कन्नौज को राजधानी बनाया। किसको? कन्नौज को राजधानी बनाया। ठीक। प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल के दरबार में संस्कृत भाषा के विद्वान राजशेखर थे। तो महेंद्रपाल के जो दरबार में संस्कृत भाषा के विद्वान कौन थे? राजशेखर थे। ठीक। और अगर हम बात करें जो प्रतिहार वंश के शासक महीपाल के प्रथम बगदाद निवासी अल मसूरी यात्रा भारत आया था। कौन? तो जो प्रतिहार वंश के ही समय क्या है महीपाल के समय ही क्या है जो बगदाद के निवासी अल मसूदी भारत यात्रा पर आया था। कौन? अल मसूदी। किसके? महीपाल के ही शासन काल में अल मसूदी यात्री भारत यात्रा करने के लिए आए थे। ठीक। प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक है वो राज्यपाल के समय मोहम्मद गजनबी 1095 में कन्नौज पर आक्रमण किया था। तो प्रतिहार वंश के अंतिम शासक राज्यपाल के समय जो गुर्जर प्रतिहार का जो अंतिम शासक है राज्यपाल के समय ही मोहम्मद गजनबी ने 1095 ईसा में क्या है कन्नौज पर आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद गजनबी ने। किसने? मोहम्मद गजनबी ने। तो इस प्रकार से
हमने जो पाल वंश के राजा जो पाल वंश था वो देखा, जिसमें सबसे पहले कौन था? पाल वंश में पहले इससे पहले कौन सा शासन था, और इसके बाद पाल वंश का शासक कौन बना? तो इसके बाद में गोपाल के बाद धर्मपाल के बाद देवपाल, और देवपाल के बाद फिर हमने देखा कि फिर सैन वंश आता है। फिर सैन वंश के बाद अगर हम देखें तो सैन वंश के बाद फिर जो एक और राजा आता है शाही वंश, और शाही वंश के बाद फिर आता है गुज्जर प्रतिहार वंश। तो ये चारों वंशों की चर्चा हमने की, और एक प्रकार से जितना आपको जानना चाहिए था, जितना आपके लिए सफिशिएंट है एग्ज़ाम पर्पज से, और एक समझ इतिहास की बनाने के लिए, उतना यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए है तो इंस्टा पे आप फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। और इतिहास को इसी तरह समझने के लिए, और अगर आपको इसमें लग रहा है कि कुछ और बताना चाहिए, या फिर ये जानकारी जो मतलब आपके हिसाब से बहुत कम है और आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, तो वो भी क्या है अपन फिर एक अलग तरीके से क्या है उसको अपन प्रस्तुत करेंगे आपके संबंध में। तो फिलहाल के लिए ये वंश इतने ही हैं। इसके बाद फिर कुछ अलग वंश लेके आएंगे, जो दक्षिण भारत के जो राजवंश है उसको लेके आएंगे, और इसी संबंध में क्या है हमारा प्राचीन भारत है, जो एंशिएंट इंडिया है, वो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम जो हमारा मध्यकालीन भारत है, मिडिवल इंडिया है, उसकी ओर हम बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लग रही है, और इतिहास की जो एपिसोड है, जो कड़ी है, आपको समझ में आ रहा है, तो इसको आप क्या है अपने दोस्तों को भी संपर्क करेंगे, ताकि क्या है आप हमारे जो भारत को सब जान सकें, उसको जितनी समझ इतिहास के बारे में होगी, जितने बारे में हमें पता होगा कि हमारे भारत में किस किस राजवंशों ने राज किया था, और किस प्रकार से जो विदेशी आक्रमण आए थे, और किस प्रकार से जो ब्रिटिशों ने कब्जा किया था, उसके बाद हम कैसे हमारी अर्थव्यवस्था उठकर एक नए सिरे पर जो हमने आज यहाँ तक पहुँचे हैं, वो किस प्रकार से संघर्षों से पहुँचे हैं। तो संघर्ष के बारे में सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।